हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आसाम सी का जो पेपर है उस पेपर को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो में बना रहा हूँ दिस इज फॉर नॉन सीरियस स्टूडेंट्स। ठीक है, सीरियस स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, जो लोग फिजिक्स इजीली कर लेंगे, ठीक है, फिजिक्स उनका स्ट्रांग है, उनके लिए वीडियो नहीं है। दिस इज फॉर स्टूडेंट्स जिनका फिजिक्स थोड़ा वीक है। ठीक है, बट बाकी सब्जेक्ट केमिस्ट्री और मैथ्स आपका स्ट्रांग है, और फिजिक्स में मतलब किस तरह से आप लोग अप्रोच करें सो दैट हम लोग का फिजिक्स का मतलब नाव पार हो जाए। ठीक है, ये इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि आपका पढ़ने का स्ट्रेटेजी किस तरह से होना चाहिए। एंड आई होप कि ये चीज आप लोगों को केमिस्ट्री और मैथ्स में भी ये मेथड आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है, पहली चीज जो है आपको करना है कि जो चैप्टर वाइज फॉर्मूले, ठीक है, चैप्टर वाइज फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, वो आप लोग फॉर्मूला लिस्ट बना लें। ठीक है, आप लोगों के पास ये फॉर्मूला लिस्ट अगर नहीं है तो मेरा जो ऐप है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वहां पे आप लोग देख सकते हैं। बट ये मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप इंस्टेड ऑफ मेरे ऐप से डाउनलोड करने से अच्छा है कि आप हर चैप्टर का फॉर्मूला खुद बना लें। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, बट फॉर्मूला खुद बनाने से आपका फॉर्मूले पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 90% जो क्वेश्चन है वो आपके फॉर्मुला बेस्ड ही क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 90% क्वेश्चन आपका फॉर्मुला बेस्ड ही होगा। ठीक है, बेसिक फॉर्मुला, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ए बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग जेड एक्सिस, बॉडी किस डायरेक्शन मूव कर रहा है अलोंग जेड एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें फोर्स दिया हुआ है, फोर्स गिवन बाय माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। तो वर्क डन निकालना है। ठीक है, अब यहां पे एक मिसप्रिंट कर दिया कि यूनिट उन्होंने न्यूटन दे दिया, मान लेते हैं कि यूनिट उन्होंने जूल में दिया हुआ है। ठीक है, ये मिसप्रिंट सपोज उन्होंने नहीं किया है, तो ये जूल में है। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे करना है? तो देखिए, वर्क डन निकालना है तो इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि वर्क डन क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर है तो ये जो ऑप्शन ए, बी और डी है, इसमें तो ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, के कैप 4i कैप, तो ये ऑप्शंस तो ये वैसे पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन तो सी ही पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो एक तरीका होगा क्वेश्चन करने का, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं कि देखो, जो ये आपका है एक्स एक्सिस, इधर हो गया आपका वाई एक्सिस, और इधर हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, जो फोर्स का कंपोनेंट है ना, फोर्स, वो आपको दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इतना न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब फोर्स जो है वो उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में है। ठीक है, पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो कहां हो रहा है? वो सिर्फ जेड एक्सिस में हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस बोला है, मतलब 4k कैप। ठीक है, मीटर। तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या है? वर्कडन का फॉर्मूला है एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वैसे भी तो ये आई और जे का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो जगह है ही नहीं यहाँ पे कंपोनेंट, तो सिर्फ 3k और 4k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन मीटर लिख सकते हो, या 12 जूल। ठीक है ना, तो उससे भी, उस फॉर्मूले से भी आप आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आपको देखो दो चीजें यहाँ पे आपको पता है, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट आंसर आ गया। दूसरा है कि वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वहां से भी आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ज्यादा चला गया आगे। यस, दूसरा क्वेश्चन, ए कॉमेट ऑर्बिट्स द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, द क्वांटिटीज दैट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो जो कॉमेट है वो एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, अराउंड द सन। ठीक है, यहां पे सन है, यहां पे सन हो गया, और यहां पे कॉमेट हो गया। ठीक है, अच्छा देखो, यहां पे ग्रेविटेशन चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो यार देखो,
दो चीजें, यहां ग्रेविटेशन नहीं भी पढ़ा तो आप लोगों ने दो कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। ये दो चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो मतलब अगर कोई पहले एक सिस्टम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा और अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो देखो पहले तो एनर्जी के बारे में कहां बोल रहे हैं, पहले ऑप्शन में नहीं बोल रहे, नहीं लेना है, रॉन्ग। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं बट टोटल एनर्जी नहीं बोल रहे हैं। ये जो एनर्जी है ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन में नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखोगे, एंगुलर स्पीड बोल रहे हैं एंड टोटल एनर्जी बोल रहे हैं, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे एंगुलर स्पीड है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी वाला कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड कॉपर क्यूब 10 centimeter on edge when subjected to a hydraulic pressure of 7 into 10⁶ Pascal। बल्क मॉडुलस दिया हुआ है। मैंने क्या बोला था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि फॉर्मूला अगर पता है, फॉर्मूला पता है तो आसाम से ये क्वेश्चन आप फोड़ोगे, गारंटेड फोड़ोगे। ठीक है, बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है? बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो कुछ ऐसा पढ़ा था, B इज इक्वल टू माइनस P डिवाइड बाई डेल्टा V बाई V। ठीक है, यहां पे P क्या होता है? ये होता है प्रेशर। ठीक है, V होता है वॉल्यूम, डेल्टा V हो गया चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, और B हो गया आपका क्या? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है, यहां पे हम लोग फॉर टाइम भी ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज होता है, उसके लिए वो माइनस साइन था, वो अभी टाइम भी हम लोग इग्नोर करते हैं। तो हमको देखो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है हमको डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी का। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से डेल्टा वी इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा पी वी डिवाइड बाई बी। प्रेशर कितना दिया हुआ है? प्रेशर दिया हुआ है 7 इंटू 10⁶ पैस्कल, मतलब वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पैस्कल मतलब 1 पैस्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर हो गया। वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है मतलब 0.1 इंटू क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस, वो कितना हो जाएगा? बल्क मॉडुलस दिया हुआ है क्वेश्चन में 140 इंटू 10⁹। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर, तो सिंप्लीफाई करने से पहले भी बता दूं, मतलब यहाँ पे जो 7 140 ऐसा कुछ, 7 और 140 नंबर 14 आ रहा है, मतलब 5 तो क्वेश्चन में आना ही चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उससे भी हमको पता चल रहा है, बट आप यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर आता है 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 43 का। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, मतलब ऑप्शन देखिए आप बता सकते हैं कि ए और सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से ही पॉसिबल ऑप्शन है बी और डी। कैलकुलेशन करने से हमको वो पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is fastened to a spring constant 50 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन पढ़ते समय फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि फॉर्मूला का कौन सा सिंबल यहाँ पे यूज होगा, के। स्प्रिंग कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द ब्लॉक इज पुट टू इट्स डिस्टेंस x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t विल बी। ठीक है, मतलब t इक्वल टू 0 में ना, t इक्वल टू 0 में वो x इक्वल टू 0 में नहीं है, t इक्वल टू 0 में वो x इक्वल टू 0 में नहीं है, वो t इक्वल टू 0 जब है तब x इक्वल टू उसका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ज्यादातर स्टूडेंट्स को छोड़ देंगे, बट इसको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एसएचएम जब आपने पढ़ा था ना, तो जो इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा वो दो पढ़ा होगा इक्वेशन, या तो पढ़ा होगा x इक्वल टू a cos ओमेगा t, या आप लोगों ने पढ़ा होगा x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ठीक है, अब जब आप लोगों ने पढ़ा था शायद आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो शायद। ठीक है, तो उसके लिए बता रहा हूं कि मतलब कौन सा फॉर्मूला, कॉस वाला यूज करना है कि साइन वाला यूज करना है। तो वो आपको ये ध्यान में रखना है कि देखो t इक्वल टू जब
जीरो है ना, टी इक्वल टू जीरो जब है, ठीक है, तब एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, मतलब टी इक्वल टू जीरो यहां पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, टी इक्वल टू जीरो, तब एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये इक्वेशन तो साइन वाला हो नहीं सकता, कॉस वाला होगा, क्योंकि साइन जीरो यहाँ पे अगर टी की जगह जीरो से होगा, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो मतलब ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है, कॉस ही होगा। तो कॉस का होगा मतलब ये वाला ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी भी गया, बचा क्या, ए और सी। अब इनमें से कौन सा होगा, तो इनमें से हमको देखो यहां पे एक चीज बुलाया है कि एक्स एक्स इफ द ब्लॉक इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब वो 10 सेंटीमीटर जब उसको पुल किया है, देखो एक वुडन ब्लॉक, ये सपोज ऐसा है, ये ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको अगर मैं खींच के यहाँ पे ले आया, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो ब्लॉक है ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो इस पोजीशन को तो क्रॉस नहीं कर सकता ना, तो मतलब ये उसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो मतलब ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर, दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो इक्वेशन जो था एक्स, मतलब हमको ये चीज पता चल कि एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होने वाला है, ठीक है, तो जो ए का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो 0.1, 0. तो वहां से आपको पता चल कि ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ये भी सी भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हमको और अगर थोड़ा और जानना है कि यार मतलब परफेक्ट आंसर निकालना है, ए ही होना है एक्चुअल प्रोसीजर, देखो बिना किए मैं आंसर बता रहा हूं ए, ठीक है, करके भी कैसे पता चलेगा, अब हमको ए तो पता चल गया, ए जो है यहाँ पे ए का वैल्यू मतलब एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन होना चाहिए, ए का वैल्यू हमको पता चल गया 0.1 है, ठीक है। अब ये ओमेगा क्या है, देखो ओमेगा का वैल्यू जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम था, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय के कितना दिया हुआ है 50, मास कितना दिया हुआ है 1 kg, तो 50 डिवाइड बाय 1, ठीक है। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो 50 क्या होगा 7 पॉइंट समथिंग होगा, है कि नहीं, तो 7.07 आ रहा है ये वाला ऑप्शन, ओमेगा 7.07, ओमेगा इज 7.07, ठीक है। तो उससे हमको पता चल गया कि ऑप्शन ए, ये तो हम पूरा सॉल्व किया, पूरा सॉल्व किए बगैर ही हमको आंसर पता चल रहा है, ठीक है। ये सारे ये टी स्क्वायर हम लोग को सिंपल आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि इसे टी स्क्वायर वाले टर्म तो सिंपल आपने क्वेश्चन नहीं थे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टी होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ये सीरियली क्वेश्चन लिया है, ठीक है, मैंने टॉपिक वाइज सिलेक्ट नहीं किया, सीरियली लिया है, इसलिए दो क्वेश्चन एक ही चैप्टर का आ गया है। Displacement of a particle executing SHM is described by x equal to a cos omega t plus 5. If at t equal to 0, position of the particle is 1 centimeter, initial velocity is omega centimeter per second. Amplitude and initial phase पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है x equal to a cos omega t plus 5, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx by dt, कॉस को डिफरेंशिएट करोगे तो यार माइनस आएगा, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां पे बोर्ड देखो माइनस आ गया, माइनस आते ही हमको पता घंटे बच जाना चाहिए कि माइनस में एक ही आंसर दिया हुआ है एंगल, तो मतलब ऑप्शन ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, बाकी कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। बट देखो इतना करके हमको एक स्टेप में पता चल गया आंसर, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। बट मन की शांति के लिए अगर देखो ये तो ट्रिक हो गया, ये तो ट्रिक मैंने बता दिया, बट एक्चुअल प्रोसीजर वो भी देख लेते हैं। आपको बोला है इफ एट टी इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब टी इक्वल टू 0 यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो पार्टिकल इस पोजीशन कितना 1 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब 1 इज इक्वल टू ए कॉस 5, टी इक्वल टू 0 दे दिया ना यहाँ पे, जब टी इक्वल टू 0 तो ये 0 हो गया, ठीक है। और यहां पे अगर वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो क्या दिया हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन 5, टी इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है, ओमेगा ओमेगा गया, तो साइन 5 इक्वल टू क्या हो गया -1/a हो गया, ठीक है। यहां पे cos 5 इक्वल टू क्या हो गया 1/a हो गया, ठीक है। इन दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 2 बाई ए स्क्वायर। और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो गया, है कि नहीं। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 2 बाई ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो गया, √2। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, √2। सिर्फ एक ही ऑप्शन में है √2, है कि नहीं। अब इनिशियल फेज भी अगर चाहिए तो यहाँ पे आप किसी भी इक्वेशन में दे दो ए इक्वल टू 1 बाई √2, तो यहाँ पे साइन फाई इक्वल टू क्या है, साइन फाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई √2, इसका मतलब फाई इक्वल टू क्या होगा, -45 डिग्री, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट गा, सारे गामा आधा नीसा, सारे गा गा वो वाला गा, थोड़ा म्यूजिकल पर्सन नहीं हूं ना, इसलिए पता नहीं चल रहा कहां पे गा रुकना था। आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून, मैं भी आउट ऑफ ट्यून, प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब ए माइनस बी इनके बीच में फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी कितना है, 6 हर्ट्ज है। टेंशन इन ए इज स्लाइटली रिड्यूस्ड, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस एल स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई एम, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, मतलब टेंशन को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। टेंशन इन इज रिड्यूस्ड, तो ए का फ्रीक्वेंसी कम हो गया, तो ए का फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो ए को बी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तब बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है, रिड्यूस 3 हर्ट्ज, ठीक है। उस केस में ए डैश माइनस बी इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि ए जो है वो 324 है, तो बी कितना होगा, बी कितना होगा, ठीक है। अब देखो यार, ए और बी के बीच में डिफरेंस जो है वो 6 हर्ट्ज है, तो मतलब जो बी है वो या तो 318 होगा या 330 होगा, ठीक है। बी जो होगा वो 318 होगा या 330, ठीक है। अच्छा, हमको पूछ रहे हैं कि बी का बी कितना है। अब 330 नहीं हो सकता है, बी 330 क्यों नहीं हो सकता है कि जब, क्योंकि देखो जब ए का फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है ना 324, ठीक है। ए का फ्रीक्वेंसी 324 दिया हुआ है, तो 324 में से 318 माइनस किया 6 आया। जब हम लोगों ने टेंशन ए का रिड्यूस किया था तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा ना, तो फ्रीक्वेंसी जब कम होगा तो 324 से जब डिक्रीज होगा तो 318 को अप्रोच करेगा, तो जो डिफरेंस है वो और डिक्रीज हो गया, वो 3 हो गया, ठीक है। बट ये अगर 330 होता, बी अगर 330 होता, ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है वो तो मतलब ए का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो तब ऑलरेडी ये बी जो है 330, बी 330, ठीक है, बी है 330, तो बी माइनस ए कर रहे हैं, तो बी माइनस ए हो गया 3, ए का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 324, तो ये तो 6 आ रहा है, ठीक है। बट सेकेंड केस में जब ए का टेंशन रिड्यूस करेंगे तो ये 324 से और डिक्रीज हो जाएगा ना, ये 321 या कुछ हो जाएगा, तो ये जो डिफरेंस है वो 9 हो गया। बट आपका जो बीट फ्रीक्वेंसी वो तो 3 हर्ट्ज हो गया ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए, वो 318, ठीक है। तो इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, इसमें खाली कॉमन सेंस यूज होगा, ठीक है। बट ये ऐसा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो ऐसा कॉमन सेंस खाली देखो, क्योंकि देखो आपका जो 324, ठीक है, वो आपका ए का फ्रीक्वेंसी, बी का फ्रीक्वेंसी अगर मैं 318 लेता हूं तो ये 6 हो गया, ठीक है। अगर मैं 320 ले रहा हूं सेकेंड केस में, तो 330, बाकी भी उसी रीजन से नहीं होता, ठीक है। ये 321 उससे ज्यादा है, 381 उससे ज्यादा है, ठीक है। तो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो इन दोनों में से, ये देखो बी और डी तो हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपका बीट फ्रीक्वेंसी 6 दिया हुआ है, बीट फ्रीक्वेंसी 6 दिया हुआ है, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी 6 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो 324 प्लस 6 हो सकता है 330, या 324 माइनस 6 दैट इज 318, मतलब इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। सेकेंड केस में जब आप टेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब 324 का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो 324 का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो 330 से तो और दूर चला जाएगा ना, और दूर जाएगा तो क्या हुआ, डिफरेंस बढ़ गया, बट आपका जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो तो 3 हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज कैसे करना है। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं विद रिगार्ड टू योर सी, बट किस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्या करना है, अब आई होप ये आपको चीज आपको बेनिफिशियल हो रहा है। अगर बेनिफिशियल हो रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और किस टॉपिक्स पे आप क्वेश्चन चाहते हैं, या आपका भी कुछ अगर इंडिविजुअल डाउट्स है वो भी आप मेरे मेल आईडी में भेज सकते हैं। मेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मैं इंडिविजुअली आपको उसके लिए मतलब रिप्लाई मिलेगा, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जितना हो सके मैं उसके लिए हेल्प करूंगा। ओके।